कई कई लाइनें तो इतनी अच्छी लगी थी, मतलब एक ना स्माइल आ गई थी चेहरे पे। कविता और कहानी में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? मुझे पोएम्स बिल्कुल पसंद नहीं। इट इज अ लिटिल डिफरेंट बुक। स्टोरी व्हिच इज टोल्ड इन फॉर्म ऑफ पोएम। ये कुछ नया है जो काफी टाइम के बाद आया है। यानी बहुत मेटाफोरिकल है। कविता में वो कैपेबिलिटी है, लेकिन एक कहानी में वो कैपेबिलिटी नहीं होती। और इट्स मोर टेलिंग देन इंटरप्रिटिंग। मैंने पोएम पढ़ी है, अभी तुम्हारी नहीं रही, अभी मेरी हो गई, मैंने पढ़ ली है। मुझे ज्यादा समझ में नहीं आया ये, मतलब क्या कवि की बात अगर सबकी समझ में आ जाए तो वो कवि कहेगा। तो भाई अपने पास एक बुक है आज रिव्यू करने के लिए। ये वाली बुक अपन रिव्यू करेंगे आज। नॉस्टास होमकमिंग द स्टोएम बाय अफसाना बदर। यार तूने 3 शब्द यूज किए हैं, नॉस्टॉस, होमकमिंग और स्टोएम। मुझे शायद सिर्फ होमकमिंग का मतलब समझ में आया, बाकी किसी शब्द का मतलब समझ में नहीं आया। मुझे पता है स्टोएम का मतलब क्या होता है। स्टोरी व्हिच इज टोल्ड इन फॉर्म ऑफ पोएम। स्टोएम ये क्योंकि इसमें लिखा हुआ है, ये नया वर्ड इन्होंने ही बनाया, अफसाना बदर जी ने। अच्छा। और इनको ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी भी भेजा है इसको डिक्शनरी में ऐड करने के लिए। तो स्टोएम मतलब क्या हुआ? स्टोएम मतलब स्टोरी रिटन इन फॉर्म ऑफ पोएम। तो क्या मैं कह सकता हूँ इसका हिंदी रूपांतर महाकाव्य है? जैसे महाभारत थी, जैसे रामायण है, महाकाव्य। हाँ शायद इसी का इंग्लिश रूपांतर है ये। शायद इसी का रूपांतर है। कवर की बात करें पहले। कवर ठीक है, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, बट लेट्स स्टार्ट विद द कवर। अरे कवर अच्छा है यार, मुझे तो बहुत अच्छा लगा कवर। ये ना पेंटिंग जैसा लग रहा है। अच्छा है कवर। क्या बोलता है? दिखाओ यार। मुझे लग रहा है कि ये जो कवर है बेसिकली दिखा रहा है कि एक पंछी है जो उड़ रहा है। कुछ पेड़ हैं जो कुछ शाखा है जो शाम का वक्त है जो आ रहे हैं, पर पेड़ पे पत्ते नहीं है। पेड़ पे पत्ते नहीं है। तो पेड़ पे पत्ते नहीं क्या कुछ सिंबलाइज कर रहा है? वो नहीं, तुमने वो सुना है कि लीफ लेफ्ट बिकॉज ऑफ विंड्स परस्यूट और द ट्री डिडंट आस्क इट टू स्टे। अच्छा वाह, मतलब ऐसी ही किताब है। देखो मुझे पोएम्स बहुत पसंद है। मैं पोएम्स मुझे कभी भी कैसे भी कहीं भी मिल जाए। मैं यहाँ पे एक चीज बोलना चाहता हूँ, सॉरी इंटरप्ट करने के लिए। मुझे पोएम्स बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा। मैंने अपनी लाइफ में पहली किताब पढ़ी है जो पोएम से रिलेटेड है। इससे पहले मैंने पोएम्स पढ़ी ही नहीं है लाइफ में। मतलब तुमने कोई कविता संग्रह या पोएम कभी नहीं पढ़ा? अच्छा, कभी नहीं पढ़ी। हाँ, जब मैंने ये उठाई थी तो मुझे आइडिया था कि इट इज अ लिटिल डिफरेंट बुक एंड व्हिच इट इज एक्चुअली, बट मुझे ऐसा लगा था एक बार को कि शायद ये बहुत सारी पोएम्स का एक संग्रह है जो अलग अलग हुए हैं, बट ये ऐसा है नहीं। अगर मैं इसको बोलूं तो शायद ये एक ही पोएम है जो शुरू से लेकर आखिरी तक चलती है। करेक्ट, एक ही स्टोरी है जो कि पोएम के फॉर्मेट में है, शुरू से लेकर आखिरी तक एक ही पोएम है। और मुझे लगता है, आई डोंट नो अफसाना जी क्या सोच रही हैं, बट क्या सोच के उन्होंने ये लिखा, लेकिन मैंने बचपन में एक कविता पढ़ी थी, एल्बेट्रॉस एक बर्ड का नाम है। तो उसके ऊपर का एक स्टैंजा था हमारी किताब में, इंग्लिश की किताब में, और टीचर ने हमको बताया था कि ये एक्चुअली बहुत लंबी कविता है जो एक कहानी बताता है एक बंदा। अच्छा। तो मुझे उसकी याद आ गई थी जब मैंने पढ़ना चालू किया था। तो मतलब इस तरह का लिखा हुआ है पहले? मुझे लगता है कि इंडिया में ऐसी परंपरा शायद शुरू से थी, क्योंकि देखो इंडिया में श्रुति स्मृति होती है। अगर तुम महाभारत देखो, अगर तुम रामायण देखो, तो इनको कहा जाता है महाकाव्य। महाकाव्य का मतलब होता है कि एक बहुत बड़ी कविता, महान काव्य। तो उस टाइम पे क्योंकि लिखने की परंपरा उतनी नहीं थी, याद करने की, मेमोराइज करने की थी, तो कोई भी कहानी या कोई भी चीज लिखी जाती थी वो कविता और छंद के रूप में लिखी जाती ताकि लोगों को याद रह सके। अच्छा। तो महाभारत भी इसी तरह से लिखी गई, रामायण भी इसी तरह से लग गई। लेकिन जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो गया 15वीं सदी में या 16वीं सदी में, और उसके बाद वो टेक्नोलॉजी दुनिया भर में फैल गई, उसके पहले भी जो आई थिंक रामचरितमानस जो लिखा गया था वो भी हाथ से ही लिखा गया था, उसकी कॉपियां बनवाई जाती थी। तुलसीदास जी बेसिकली लोग को बिठवा के उसकी प्रतियां निकलवाते थे और फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होती थी। अच्छा, तो मतलब इस तरह का लिखा हुआ है पहले। हाँ, लेकिन मैं ये कहूंगा कि वो उस तरह से लिखना शायद विलुप्त हो गया था जब लोगों ने सोचा, समझ में आ गया कि अब हमारे को याद करने की जरूरत नहीं है, हम लोग एक्चुअली में कहानी एक नॉर्मल शब्द में भी लिख सकते हैं, नॉर्मल कहानी के रूप में भी लिख सकते हैं। तब उसका फॉर्मेट बदल गया। ये कुछ नया है जो काफी टाइम के बाद आया है, इस टाइप का फॉर्मेट। इसकी कहानी की बात करते हैं। कहानी से पहले मैं थोड़ा फॉर्मेट की बात करना चाहता हूँ। वो मेरी एक शिकायत है एक्चुअली, क्योंकि मैं कोई कविताएं बहुत पढ़ता हूँ। तो कविता और कहानी में, अच्छा एक तुमसे सिंपल सवाल है, कविता और कहानी में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? मतलब कविता रिदमिक होती है,
पैराग्राफ, 4-5 वर्ड्स के पैराग्राफ, और फिर वो और कहानी मतलब डिस्क्रिप्टिव होती है मोर, कहानी में बताया जाता है मोर, कविता में आपको इमेजिन करना पड़ता है ज्यादा। मतलब मुझे तो ये समझ में आता है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। मैं 2 शब्द बताता हूँ, एक होता है बंध और एक होता है निबंध। इन दोनों शब्दों का फर्क ये है कि बंध जो होता है उसको कहते हैं बंधन। तो कहानी जो होती है उसमें तुम एक दुनिया क्रिएट करते हो, यू क्रिएट अ वर्ल्ड। ओके। और उसी बंधन में ही वो कहानी आसपास चलती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है। जब कविता की बात आती है तो कविता दुनिया नहीं बनाती, कविता एक्चुअली पूरा ब्रह्मांड बना सकती है। कविता में वो कैपेबिलिटी है, लेकिन एक कहानी में वो कैपेबिलिटी नहीं होती। तो अ पोएम कैन गो अक्रॉस द यूनिवर्स, योर स्टोरी माइट जस्ट गो एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, नॉट बियॉन्ड दैट। ऐसा मतलब मैंने जितनी कविता है और जितनी कहानियां पढ़ी, ज्यादा समझ में नहीं आया ये, मतलब क्या। देखो सीधी सी बात है कि कविताओं में क्या होता है, कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बात। मतलब कविताओं में आप जो बोल रहे हो और जो पढ़ रहा है उसके इंटरप्रिटेशन पे है कि वो कितना विस्तार कर सकता है उस चीज। अच्छा, मेरे एक बहुत फेवरेट कवि है, उनका नाम है गीत चतुर्वेदी। उनसे पूछा गया था कि कविता क्या होती है, कहानी क्या होती है, तो उन्होंने कुछ ऐसा बताया था कि कहानी एक बार रची जाती है और कई बार पढ़ी जाती है। कविता जितनी बार पढ़ी जाती है उतनी बार रची भी जाती है। तो मतलब वही हो गया ना, मतलब जितने लोग पढ़ रहे हैं उतनी तरह से इमेजिन कर रहे हैं, उतनी तरह से उसका इंटरप्रिटेशन हो रहा है। हो सकता है इसकी 2 लाइनें पढ़ के तुम एक मतलब निकालो और मैं दूसरा मतलब निकाल दूं। अच्छा। ऐसा हो सकता है, ऐसा कविता के साथ ही होता है, ऐसा कहानियों के साथ नहीं। शिकायत क्या है? शिकायत मुझे ये थी, एक्चुअली शिकायत नहीं है, मैंने जिस तरह से इस किताब को पढ़ा है, पहले तो कि इसमें शुरू में कविता आती है, एक चैप्टर आता है जिसमें कविता के फॉर्म में एक स्टोरी बताई गई है। उसके अंत में एक 1 पेज उन्होंने शायद उसको डिस्क्राइब किया है कि उसमें कहा किया गया। मुझे लगा कि मी एज अ पोएम रीडर मुझे उनकी इंटरप्रिटेशन नहीं पढ़नी चाहिए, बिकॉज मेरा इंटरप्रिटेशन ऑलरेडी बन चुका है। तो मैंने कहा ना, मैं अपने दिमाग में ऑलरेडी वो कविता रच चुका हूँ। तो वहां पे वो चीज को मेरे इंटरप्रिटेशन को रोक रही थी। हालांकि ऑथर का अपना खुद का मोटिव होता है कि वो क्या बताना चाह रहा है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि कवि कहना चाहता है वो मुझे समझने दो, तुम अपने रीडर्स को समझने दो। आई नो इट्स एन एक्सपेरिमेंटल बुक, और उनको शायद ये डर रहा होगा, मतलब मैं हो सकता है गलत, तुम प्लीज मुझे करेक्ट कर देना। हो सकता है ऐसा रहा हो कि will this form of storytelling will be accepted? Is it a brave move? It's a non, मतलब कहते हैं ना जिसको कि नॉन कन्वेंशनल मूव है, क्या लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे? शायद ये सोच के उन्होंने हर चैप्टर के अंत में एक डिस्क्रिप्शन डाल दिया। लेकिन मैं एज अ पोएम रीडर कहूंगा कि यार मैंने पोएम पढ़ी है, अब ये तुम्हारी नहीं रही, अभी मेरी हो गई, मैंने पढ़ ली है। तो बेसिकली मेरा भी यही है ओपिनियन, वो जो डिस्क्रिप्शंस है हर पोएम के बाद वो बहुत ज्यादा अननेसेसरी है। मतलब मेरे को तो मतलब मैं तो 2-3 पढ़े, उसके बाद तो मैंने पढ़ा ही नहीं। हाँ, मैंने भी नहीं पढ़ा, मैंने उसको पढ़ना छोड़ के कविता ही पढ़ी। मैंने बस पोएम्स ही पढ़ी है। और इनफैक्ट है ना, मैं जैसे मैंने तुम्हें बताया कि मैंने इससे पहले शायद कोई किताब नहीं पढ़ी पोएम की, और ये मैंने पहली किताब पढ़ी। तो मैंने सोचा कि यार मतलब झक मार के एक चैप्टर एक दिन में पढ़ता हूँ, कैसे वैसे खत्म करनी है। अच्छा। तो मैंने 6 दिन में शायद 6 चैप्टर पढ़े, लेकिन तब तक मुझे फिर अच्छी लगने लगी, इंटरेस्ट आ गया। हाँ, इंटरेस्ट आ गया उसमें। मतलब मेरे को समझ में, मेरे ब्रेन के साथ वो मैच करने लग गई, और फिर मैंने अगली पूरी किताब 2-3 घंटे में खत्म कर दी। और अब मैं सीधा कहानी पे आता हूँ, क्योंकि कुछ चीजें तो बहुत अच्छी, मतलब ऐसे डिज्नी की स्टोरी है, मतलब जैसे बहुत अच्छी दुनिया है, सब अच्छा है, सब गले मिलके गाना गा रहे हैं पहाड़ों में, मतलब कहने का मतलब एवरीथिंग इज नाइस। तुमको इसमें एक हीरो की जर्नी भी दिखाई दी होगी शायद, कि एक जर्नी है, वो एक हीरो पैदा हुआ, फिर उसको एक चैलेंज मिलता है। हीरो की जर्नी है इन अ डिज्नी मूवी फॉर्मेट, मतलब अच्छी दुनिया है सारी। तो मुझे ऐसा लगा इसको पढ़ के कि ये ना डिज्नी मूवी टाइप बुक है, जहाँ पे दुनिया में सब अच्छा है और सब अच्छा है, चैलेंजेस है तो भी अच्छे चैलेंजेस है, चैलेंजेस फेयर चैलेंजेस। अगर आप देखा जाए, इसका जो कैरेक्टर है वो एक बर्डी है, और वो अपनी दुनिया से, जो उसकी दुनिया अगर मैं कहूँ कि एक पेड़ है। तो बचपन में कविता सुनी थी मैंने कि जब मैं अंडे में था मुझे लगता था बस इतना सा ही है संसार, मैं अंडे से बाहर आया मुझे लगा बस घोंसले जितना ही है संसार, फिर मैं ब्रांच पे आया, ब्रांच लगा इतना ही संसार, लेकिन जब मैं पेड़ के बाहर निकल के आकाश को छुआ तब मुझे पता चला कितना बड़ा संसार है। उसकी भी मुझे याद आई थी कि हाँ, देयर इज अ बर्ड हु वांट्स टू सी द वर्ल्ड आउटसाइड। करेक्ट, यानी बहुत मेटाफोरिकल है। जैसा तुमने बोला, कविता जो पढ़ रहा है उसके लिए वो है, क्योंकि मैं कविता का पढ़ना का रीडर नहीं हूँ, तो मैंने इसको पहले तरह से टास्क लिया
फिर जब मुझे अच्छी लगने लगी 4-5 चैप्टर बाद, तो फिर मैंने इसको एज अ स्टोरी लिया कि स्टोरी में क्या हो रहा है विदाउट एनी मेटाफर्स, मतलब सिंपलिस्टिक फॉर्म में बता रहा हूँ। तो मतलब कोई इसको पढ़ेगा ना, इट्स अ फील गुड बुक, मतलब इसको पढ़ के इट्स अ फील गुड, आपको अच्छा लगेगा, दुनिया में सब अच्छा है, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, अच्छा है, मतलब you'll feel good about the whole thing. I mean, वो बोलूँगा कि इसमें जो characters हैं they are nice and the feeling कि nice things happens with nice people, ये उसको शायद reinstate करती है। मतलब वो से अगेन वो तुम्हारा इंटरप्रिटेशन है, मैं बस केवल प्योर स्टोरी पे फोकस करते हुए बोल रहा हूँ कि इट्स अ फील गुड बुक। तो जिसको पोएम्स पसंद है और जिसको फील गुड लेना है अपनी लाइफ में, वो किताब पढ़ेगा। हाँ, लेकिन पोएम्स के भी जैसे मैं बोलूँगा कि कैटेगरीज होती हैं, कि कुछ पोएम्स होती हैं जो आपको बहुत ज्यादा झकझोर के रख देती हैं, कुछ पोएम्स होती हैं जिसमें आपको मीनिंग ढूंढना पड़ता है, और कुछ बहुत स्ट्रेट अवे आपको बताती हैं। इसमें जो पोएम्स है, इसमें जो स्टोरीज हैं, स्टैंजाज हैं जो उन्होंने राइम स्कीम यूज करी है, दैट इज आई थिंक फर्स्ट स्टेप towards her next book. I think she has just experimented to tell a very simple story via her poetic talent, and I think she has something better to say, and that's what she is going to use for the next thing. क्योंकि मुझे लगा कि इन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की है, बहुत सिंपल पोएम में भी बहुत मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक लाइन इसमें रोड करके रखी हुई थी, sooner or later things would be at its disposal. Silence in relationship is no fun. मतलब she's telling you everything. हाँ, it's more telling than interpreting. Giving spaces for interpretation. हाँ, लेकिन read between the lines बहुत है इसमें, मतलब मैंने इसकी कई चीजें मैंने इसमें एक दो जगह लाइंस नोट करके रखी हुई है। Actually मैंने जब ये पढ़ी थी तो मुझे कई लाइनें तो इतनी अच्छी लगी थी, मतलब एक ना स्माइल आ गई थी चेहरे पे, लेकिन उस वक्त इतना आइडिया नहीं था कि उसको नोट करके रखना है ताकि बोल ले पॉडकास्ट में। हाँ, शायद मैंने थोड़ा मेहनत कर ली। नहीं, मेरे को याद है इसमें 3-4 जगह तो ऐसा था कि मुझे आई वाज एबल टू स्माइल, तो मतलब इसीलिए मैं बोल रहा हूँ फील गुड फैक्टर है बुक के साथ, लेकिन वो मैंने नोट नहीं किया। जैसे एक लाइन दोबारा पढ़ने की हिम्मत नहीं है। नहीं, इसमें कुछ चीजें which you can actually revisit। जैसे इसमें एक लाइन है, every night darkness as light shallows, just like life's many disappointments and hollows। अच्छा, इसमें एक चीज उन्होंने और करी कि हर चैप्टर के नीचे इन्होंने कुछ लिखा हुआ है, नैरेटिव, फैक्चुअल पॉज विथ नैरेटिव विथ फैक्चुअल पॉज। जैसे ये लिखा हुआ है नैरेटिव विथ फैक्चुअल पॉज। तो पढ़ा ही नहीं। अच्छा, वो क्या होता है? और हर जगह वो उसका मैं इंटरप्रिटेशन, मतलब एक्चुअली ऑथर ने तो उसको शायद एक्सप्लेन किया होगा कहीं पे, लेकिन मैं अपना बताता हूँ। जैसे यहाँ पे नैरेटिव लिखा हुआ है और कहीं पे तुमको यही नैरेटिव जो लिखेगा, नैरेटिव विथ फैक्चुअल पॉज, और आई थिंक आखिरी के कुछ एक चैप्टर्स में उन्होंने फैक्चुअल विथ नैरेटिव पॉज लिखा हुआ है। अच्छा, कहते हैं ना कि भाई कवि की बात अगर सबकी समझ में आ जाए तो वो कवि कहेगा। तो ये मुझे लगता है कि वही है। तो इन जरूर अफसाना जी कुछ ना कुछ बताना चाहती होंगी, लेकिन कंसेप्ट मुझे जो लगा कि ये है कि एक जगह पे तुम सिर्फ और सिर्फ बता रहे हो कि हो क्या रहा है, जिन चैप्टर्स में शायद वो नैरेटिव है, जहाँ फैक्चुअल पॉज है, जहाँ पे वो एक्चुअली कुछ इंटरप्रेट भी कर रहे हैं, जहां भी शायद ये लोग जहां इन्होंने फैक्चुअल पॉज बताया है कि एक्चुअली द स्टोरीज मे बी नॉट मूविंग फॉरवर्ड, इट इज टेलिंग यू एज इट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट दे अंडरस्टैंड। आई थिंक जो चैप्टर्स में ऐसा लिखा है उसका मतलब ये है। अब लास्ट में एक जगह लिखा हुआ है फैक्चुअल पॉज एंड नैरेटिव। ओके, सो इसका तो खैर जब अफसाना जी से तुम बात करो तो ये तो मेरी समझ के परे है। अच्छा, आई डोंट नो व्हाट दैट इज। मैंने एज अ लेमैन की तरह किताब पढ़ी जिसको पोएम्स के बारे में बिल्कुल नहीं पता था, तो मैंने इसे एज अ स्टोरी बुक पढ़ा है कि पोएम के फॉर्मेट में स्टोरी है, तो मैं केवल स्टोरी पे फोकस कर रहा था। तो इसमें ना इसमें एक बात कही गई है कि जो AABBA की स्कीम फॉलो कर रही है पोएम्स, तो मैंने जब ये किताब पढ़ी तो इसमें कई पैराग्राफ्स हैं जो कि नहीं फॉलो कर रहे हैं। तो मुझे ना बहुत शुरू के जो चैप्टर्स में मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि सब कुछ राइम करेगा, तो वो इसीलिए शुरू के चैप्टर में मुझे इसलिए इतना टाइम लगा क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग सब कुछ राइम करेगा, लेकिन सब नहीं कर रहा था। तो मैंने क्लैरिफाई करा, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ देम लिखा है, तो वो मैंने पहले नहीं पढ़ा था। तो मुझे ना ऐसा लगा कि जो पैराग्राफ राइम नहीं करते ना, वो फिर वो ब्रेक करते हैं वो सीक्वेंस को। नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुझे पर्सनली वो कविताएं ज्यादा पसंद आती हैं
जिसमें राइम स्कीम नहीं हो, लेकिन जिसमें कुछ बात कही गई हो, लेकिन वो छंद में ही करके लिखी गई है। और ये कभी जो उस ट्रैप में पड़ जाता है कि उसको राइम में ही डालना है, उसकी वजह से क्या होता है कि कई बार तुम ऐसे शब्द यूज कर देते हो जिससे बेटर शब्द अवेलेबल थे, लेकिन तुमने वो इसलिए यूज किया तो वो राइम स्कीम में फिट हो रहे थे। वो कहते हैं कि काफिया मिलाना। ये शो करता है ना कि मैं कितना नॉन पोएम रीडर हूँ। इन्होंने जो शब्दों का यूज किया है वो भी काफी ऐसे प्रचलित वर्ड है, जैसे कई जगह इन्होंने नाइट इन द शाइनिंग आर्मर लिखा हुआ है। ओके, सो दैट मीन्स कि कोई पढ़ेगा तो उसके लिए कोई एलियन वर्ड या एलियन फ्रेज नहीं है वो, राइट। अच्छा, एक बात बताओ कि ये जब पूरी किताब तुमने पढ़ी, जब ये खत्म हुई, तो तुमने जैसे बोला कि ये डिज्नी मूवी के जैसे फील गुड मूवी आई, और आई थिंक तुमको पता है कि डिज्नी के शुरू के जो कार्टून्स थे वो एक्चुअली में सॉन्ग में ही होते थे और में म्यूजिक होता था, एवरीथिंग यूज्ड टू बी लाइक दैट। तो हर एक मूवी का 15 मिनट की 10 मिनट की जितनी मूवी होती थी उसके लिए वो लोग उसके डायलॉग्स पढ़ना या उसके डायलॉग सुनना कभी एक्चुअली दे आर पोएम्स एंड राइमिंग ओनली। तो आई थिंक वो तुम्हारे सबकॉन्शियस में रहा होगा, तभी तुम्हारे को ये चीज याद आई थी। ओके, मुझे लगता है कि शायद ऐसा हुआ होगा। ओके, अच्छा, तो भाई ये जो बुक है कौन से एज ग्रुप के लोगों को पढ़नी चाहिए? एक पढ़नी तो मतलब बच्चे पढ़ सकते हैं क्या पोएम? इसको बच्चे बहुत आराम से और बहुत एंजॉय करके पढ़ सकते हैं। बेसिकली अगर जो पढ़ेगा जो भी बच्चा, वो काफी इंस्पायर भी होगा लिखने के लिए, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि इसमें एक ड्रीम वर्ल्ड क्रिएट होता है, एक हीरो की भी जर्नी होती है, वो अपनी अपनी नई नई एडवेंचर पे भी जाता है, नए लोगों से मिलता है, नए कैरेक्टर्स मिलते हैं, he falls in love also, he gets challenge also। तो एक अच्छी हंकी लोई उनके लिए काफी अच्छी स्टोरी है। बट मैं ये कहूंगा कि ये सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं है। अगर मैं एज ए पोएम रीडर इसको एंजॉय कर पा रहा हूँ तो शायद एक एडल्ट पर्सन भी इसको रीड कर पाएगा। और जैसे कहा ना, फील गुड, नोबडी फील्स बैड टू फील गुड, राइट। अभी आज के टाइम में तो जरूरी है फील गुड, यू नीड टू हैव सम फीलिंग्स। और लेकिन ये पोएम है तो जैसे मेरे को तो स्टोरी का सेंस है, एडिटिंग का, तो इस क्या बोलोगे, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ द बुक? बस मुझे लगता है कि एक कविता को एडिट करना और एक किताब को, स्टोरी फॉर्म को एडिट करना बहुत डिफरेंट होता है, बहुत अलग है, ठीक है ना। क्योंकि एक बात होती है कि कवि अपनी हर लाइन से के प्रेम में पड़ जाता है, और जब वो एडिट करता है बोलता है कि ये लाइन हटा दो, वो लाइन हटा दो। इसकी एडिटिंग मेरे ख्याल से कभी ऐसी नहीं होगी कि हाँ मैं ये पर्टिकुलर स्टैंजा हटा दूं या मैं पर्टिकुलर वर्ड हटा दूं, क्योंकि ये बहुत बारीकी से लिखी हुई किताब है। राइम स्कीम का ध्यान रखना है, शब्दों का ध्यान रखना है, रिपीटिशन होनी चाहिए, इंटरेक्शन बढ़ता रहना चाहिए। तो मुझे लगता है इसके एडिटर को बहुत बड़ा चैलेंज आया होगा, उसने बहुत सही काम किया जिसने भी एडिट किया। पोएम को एडिट करना बहुत मुश्किल काम होता है। इसका जो राइटिंग स्टाइल है वो कैची है काफी, और काफी सिंपलिस्टिक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको बैठ के सोचना पड़ता है कि ये क्या लिखा हुआ है, ये आपको बहुत जल्दी मीनिंग बता देती है। तो इस हिसाब से इट इज इजी टू अंडरस्टैंड बुक। ओके, तो भाई फाइनली व्हाट इज योर वर्डिक्ट? शुड पीपल रीड? तो पता चला क्या नॉस्टोस का मतलब क्या है? नहीं। स्टोएम का पता चल गया, होम कमिंग का पता चल गया, नॉस्टोस का पता नहीं चला। चिड़िया का नाम नॉस्टोस है, पेपर। तो बेसिकली मुझे लगता है कि जैसे मैंने कहा था कि कवि की बात अगर सबकी समझ में आ जाए तो वो कवि कहेगा, तो कवि कुछ ना कुछ ऐसी चीजें छोड़ देता है जो लोगों की इंटरप्रिटेशन के लिए रहती है। आई थिंक समझ में आ गई है। चलो भाई, फाइनल वर्डिक्ट बताओ इस किताब का, नॉस्टोस होम कमिंग स्टोएम बाय अफसाना बदर। मुझे लगता है कि आपको, हम लोग कई बार वही चीजें छूते हैं, वही चीजें खाते हैं, वही चीजें देखते हैं जो हमारी टेस्ट की होती है। और कई बार एक नई चीज जब तुम ट्राई करते हो तो तुमको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। ये किताब उस चीज के लिए, ये किताब तुम्हारे को वहां लेके जाएगी जहां तुम शायद जनरली नहीं वॉक करते। कंफर्ट जोन से बाहर निकल, कंफर्ट जोन के बाहर नहीं है ये एक अननोन जोन है, जो शायद तुम्हारे कंफर्ट जोन में है और तुमको पता नहीं है। तो when you are picking this book up, you are actually not stepping out of your comfort zone. You are just trying something new. If you are a vegetarian, it is a vegetarian book. If you are a non-vegetarian, it's a non-vegetarian book. So basically, it is still familiar, but something new. Something new. It's a new taste. Okay. समझ लो दाल, और दाल में दही डाल करके चीनी का तड़का लगा दिया। इतना बुरा नहीं है, लेकिन हाँ कुछ नया है। मतलब भाई ऐसा रिव्यू दोगे तो कोई नहीं पढ़ेगा। हाँ, बात सही है। नहीं, मुझे अच्छी लगी ये किताब। एज अ नॉन पोएम रीडर मुझे डिफिकल्टी हुई इसको पढ़ने में, टू बी ऑनेस्ट, मुझे डिफिकल्टी हुई पढ़ने में। लेकिन जब मुझे उसका हैंग आ गया 4-5 चैप्टर बाद, फिर मुझे अच्छी लगी। कई चीजें तो मुझे बहुत अच्छी लगी, मतलब जैसे मैंने बोला, स्माइल आ गई चेहरे पे, किताब रखने के बाद लगा कि यार इट्स अ फील गुड बुक। तो या आई थिंक अच्छी बुक है ये सब, यू कैन डेफिनेटली ट्राई। अच्छा, बिकॉज ये एक
पोयम के ऊपर बुक है, मैं पोयम से बात अंत करना चाहूंगा। बिल्कुल। कुछ तो बात होगी तेरे खारेपन में ऐ समंदर, कुछ तो बात होगी तेरे खारेपन में ऐ समंदर, यूं ही इतनी मीठी नदियां तुझसे आके नहीं मिलती। वाह, क्या बात है।